मुंबई की उमस भरी दोपहर थी। मरीन ड्राइव के पास वाला ट्रैफिक सिग्नल हमेशा की तरह जाम था। गाड़ियों के हॉर्न का शोर, धुएं का गुबार और लोगों की चिल्लाहट, यह सब उस काले शीशे वाली मर्सिडीज मेबाक के अंदर बैठे अविनाश मल्होत्रा को सुनाई नहीं दे रहा था। अविनाश उम्र 32 वर्ष, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एकलौता मालिक। फोर्ब्स की लिस्ट में उसका नाम था। उसने पिछले साल ही यंग बिजनेस टाइकून का अवार्ड जीता था। वह अपनी पिछली सीट पर बैठा लैपटॉप पर शेयर मार्केट के गिरते हुए ग्राफ को देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, आलीशान बंगला, नौकर चाकर और इतना पैसा कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकें। लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा उसकी जिंदगी में छाया रहता था। एक ऐसा खालीपन जो करोड़ों की डील साइन करने के बाद भी नहीं भरता था। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, सर, आगे एक्सीडेंट हुआ है। शायद 15 से 20 मिनट और लगेंगे। अविनाश ने झुंझलाकर लैपटॉप बंद किया। धत तेरे की, मेरी 3 बजे बोर्ड मीटिंग है। उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। एसी की ठंडक भी आज उसे सुकून नहीं दे रही थी। तभी उसकी खिड़की पर एक बहुत ही धीमी, झिझकती हुई दस्तक हुई। ठक ठक। अविनाश ने आंखें नहीं खोली। उसे पता था कि यह कोई भिखारी होगा। मुंबई के सिग्नल्स पर यह आम बात थी। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। अविनाश ने गुस्से में आंखें खोली। उसने सोचा कि शीशा नीचे करके उस भिखारी को डांट देगा ताकि वह चला जाए। उसने बटन दबाया और शीशा धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। बाहर गर्म हवा का एक थपेड़ा आया और उस गर्म हवा के साथ आई एक गंध, पुरानी दवाइयों, पसीने और धूल की मिलीजुली गंध। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले आ गई थीं। बाल रूखे, खिचड़ी जैसे सफेद काले और बेतरतीब थे। उसने एक मटमैली सूती साड़ी पहन रखी थी जो कई जगह से फटी हुई थी और पिन से जोड़ी गई थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक स्टील का कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे थे। साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बच्चे भूखे हैं साहब। उसकी आवाज फटी हुई और बेजान थी, जैसे किसी सूखे कुएं से आ रही हो। अविनाश ने अपनी जेब टटोली। उसे चिल्लर नहीं मिले। उसने अपना वॉलेट निकाला। उसमें 500 और 2000 के नोट थे। उसने सोचा, छोड़ो यार, दे देता हूँ, जान छुटेगी। उसने 500 का एक कड़क नोट निकाला और उस औरत की तरफ बढ़ाया। औरत ने जैसे ही वो नोट देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अविनाश ने नोट उसके हाथ में दिया, उसकी नजर उस औरत की कलाई पर गई। धूल और मैल जमी उस कलाई पर एक लाल धागा बंधा था और उस धागे में एक छोटा सा, जंग लगा हुआ पीतल का लॉकेट लटक रहा था। वो लॉकेट आधे चांद, हाफ मून के आकार का था। अविनाश का हाथ बिजली के झटके की तरह रुक गया। उसकी सांसें हलक में अटक गईं। दुनिया का शोर एकदम से बंद हो गया। वो लॉकेट, वो कोई साधारण लॉकेट नहीं था। 12 साल पहले कॉलेज के आखिरी दिन अविनाश ने अपनी पॉकेट मनी के पैसे बचाकर वह लॉकेट अपनी प्रेमिका को दिया था। उसने कहा था, आधा चांद मेरे पास है, आधा तुम्हारे पास। जब हम शादी करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अविनाश ने झटके से उस औरत के चेहरे की तरफ देखा। अब तक वह औरत जा चुकी थी, लेकिन अविनाश ने चिल्लाकर ड्राइवर को रोका। गाड़ी रोको, अभी इसी वक्त। वह मर्सिडीज का दरवाजा खोलकर बीच सड़क पर कूद पड़ा।
पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन अविनाश पागलों की तरह उस औरत के पीछे भागा जो भीड़ में ओझल हो रही थी। सृष्टि, रुको, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। वह औरत ठिठक गई। वह नाम, बरसों से किसी ने उसे उस नाम से नहीं पुकारा था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। धूप में खड़ा, महंगे सूट में लदा अविनाश हाफ रहा था, और वह भिखारी औरत जिसे दुनिया दुत्कारती थी, वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह सृष्टि वर्मा थी, यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट। वह लड़की जिसकी कविताओं पर पूरा कॉलेज मरता था, और अविनाश की रूह का हिस्सा। अध्याय 2, मलबे के नीचे दबा सच। अविनाश ने उसे कार में बैठने को कहा, लेकिन सृष्टि पीछे हटने लगी। नहीं, नहीं साहब, मैं गंदी हूँ, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। वह हकला रही थी, उसकी आंखों में शर्मिंदगी का समंदर था। अविनाश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे पिछली सीट पर बैठाया। ड्राइवर हैरान था, लेकिन मालिक के तेवर देखकर चुप रहा। कार के अंदर सन्नाटा था। सृष्टि सिकुड़कर एक कोने में बैठी थी, अपनी फटी साड़ी से अपने पैर छिपाने की कोशिश कर रही थी। अविनाश उसे बस देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सृष्टि है जिसकी हंसी से कॉलेज का कैंटीन गूंज उठता था। यह सब कैसे हुआ सृष्टि? अविनाश ने भारी आवाज में पूछा। तुम तो लंदन जाने वाली थी न? स्कॉलरशिप मिली थी तुम्हें। मैंने सुना था तुम्हारी शादी किसी डॉक्टर से हो गई है। सृष्टि ने खिड़की के बाहर देखना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों की धूल को धो रहे थे। किस्मत अविनाश, सब किस्मत का खेल है, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे सच जानना है, अविनाश ने जिद की। 10 साल पहले तुम अचानक गायब हो गई थीं। मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे खत वापस कर दिए। मुझे लगा तुम अपनी नई जिंदगी में खुश हो। मैंने तुम्हें नफरत करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और वह कहानी सुनानी शुरू की जिसे उसने अपने सीने में दफन कर रखा था। तुम्हें याद है अविनाश, जब तुम्हारे पिता की कंपनी पर फ्रॉड का केस हुआ था? पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी। अविनाश को याद आया। वह उसके जीवन का सबसे बुरा दौर था। रातों रात उनके घर के बाहर पुलिस आ गई थी। उसके पिता को हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिर चमत्कारिक रूप से वह केस वापस ले लिया गया था। किसी ने पेनाल्टी के 5 करोड़ रुपए गुप्त रूप से जमा कर दिए थे। अविनाश को आज तक नहीं पता था कि वो फरिश्ता कौन था। सृष्टि ने कांपते होठों से कहा, वो पैसे, वो मैंने जमा किए थे अविनाश। अविनाश की आंखों में अविश्वास छा गया। तुमने? पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम तो मिडिल क्लास फैमिली से थी। सृष्टि रो पड़ी। मुझे जो लंदन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी, वो बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उसे कैश करवाया। मैंने अपना पुश्तैनी घर, जो नानी मेरे नाम कर गई थी, उसे बेच दिया। और वह रुकी। और क्या? और मैंने रायचंद ग्रुप के मालिक से सौदा किया। वो मेरे रिसर्च पेपर्स खरीदना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं अपनी सारी रिसर्च उनके नाम कर दूं और कभी उस पर अपना हक न जताऊं, तो वो मुझे बाकी के पैसे देंगे। मैंने अपना करियर, अपना सपना, अपनी पहचान सब बेच दिया अविनाश, ताकि तुम्हारे पिता जेल न जाएं और तुम सड़क पर न आ जाओ। अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सुन्न होकर बैठा रहा। सृष्टि आगे बोलती रही, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया।
उन्होंने कहा, मैंने खानदान की नाक कटवा दी। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी उसने रिश्ता तोड़ दिया। मैं अकेली थी। फिर मैंने एक छोटी सी नौकरी की, शादी की, लेकिन वो शराबी निकला। उसने मुझे पीटा, घर से निकाल दिया। तब से मैं सड़कों पर हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अविनाश चीख पड़ा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। एक बार आ जाती मेरे पास, मैं अपनी जान दे देता तुम्हारे लिए। सृष्टि ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कैसे आती? तुम उस वक्त अपनी कंपनी खड़ी कर रहे थे। अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी आजादी मेरी बर्बादी की कीमत पर मिली है, तो क्या तुम कभी उस सफलता को जी पाते? तुम्हारा अहंकार तुम्हें जीने नहीं देता। मैं तुम्हें गिल्ट, आत्मग्लानि में नहीं डालना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम उड़ो, भले ही मेरे पंख कट जाएं। अध्याय 3, पश्चाताप की आग। कार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी, जहां अविनाश की मीटिंग थी। लेकिन आज अविनाश के लिए कोई मीटिंग मायने नहीं रखती थी। उसने ड्राइवर से कहा, घर चलो। सृष्टि घबरा गई। नहीं अविनाश, मुझे यहीं उतार दो। हमारे रास्ते अलग हैं। तुम महलों के राजा हो और मैं। अविनाश ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। रास्ते अलग तुमने किए थे, अपनी मर्जी से। अब मेरी मर्जी चलेगी। उसने सृष्टि का हाथ अपनी आंखों से लगाया और बच्चों की तरह रोने लगा। उस बड़े बिजनेसमैन का सारा रौब, सारा घमंड उस पल पिघल गया। मुझे माफ कर दो सृष्टि। मैं अपनी सफलता के नशे में इतना चूर था कि मैंने कभी पलटकर नहीं देखा कि जिस नींव पर मैं खड़ा हूं वो तुम्हारी हड्डियों से बनी है। आज तक मुझे लगता था कि मैं सेल्फ मेड हूं, लेकिन आज पता चला कि मैं सृष्टि मेड हूं। उस रात शहर के सबसे महंगे पेंटहाउस में एक अजीब नजारा था। अविनाश ने नौकरों को हटा दिया था। उसने खुद गर्म पानी से सृष्टि के पैर धोए, जो नंगे पैर चलने की वजह से जख्मी हो चुके थे। उसने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। सृष्टि को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अगले कुछ हफ्तों में अविनाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने सृष्टि का इलाज शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स से करवाया। उसके उस शराबी पति को ढूंढकर जेल भिजवाया और कानूनी तौर पर तलाक करवाया। उसने वो पुश्तैनी घर वापस खरीदा जिसे सृष्टि ने बेचा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अविनाश ने की वो यह थी कि उसने दुनिया के सामने सच कबूला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा था, अविनाश ने माइक थामा और सृष्टि को स्टेज पर बुलाया। सृष्टि अब साफ सुथरे कपड़ों में थी, लेकिन अभी भी डरी हुई थी। अविनाश ने भरी सभा में कहा, आप लोग मेरी सफलता की ताली बजा रहे हैं, लेकिन इस सफलता की असली हकदार यह महिला है। जब मैं गिर रहा था तो इसने खुद को गिरवी रखकर मुझे बचाया। यह मेरी पत्नी नहीं है, यह मेरी जिंदगी है। उसने अपनी जेब से वही आधा चांद वाला लॉकेट निकाला और अपना आधा हिस्सा भी निकाला। दोनों को जोड़ा और पूरी दुनिया के सामने सृष्टि के गले में पहना दिया। उपसंहार, नई सुबह। 5 साल बाद एक बड़ा सा चैरिटेबल हॉस्पिटल खुला था जिसका नाम था सृष्टि सेवा संस्थान। यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। हॉस्पिटल के गार्डन में एक जोड़ा बैठा था, अविनाश और सृष्टि। सृष्टि अब एक जानी मानी सोशल वर्कर थीं और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रही थीं। सृष्टि ने अविनाश के कंधे पर सिर रखकर पूछा, अगर उस दिन सिग्नल पर तुम शीशा नहीं उतारते तो? अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद मैं जिंदगी भर अमीर होकर भी गरीब ही मरता। तुमने मुझे उस दिन भीख नहीं दी थी, तुमने मुझे मेरी इंसानियत वापस दी थी। सृष्टि मुस्कुराई।
उसकी कलाई पर अब वह पुराना चांदी का कड़ा नहीं था, बल्कि हीरे की चूड़ियां थीं। लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, प्यार और त्याग की। वक्त का पहिया घूम चुका था। जो हाथ कभी लेने के लिए फैला था, आज वो हजारों लोगों को दे रहा था। और जिस हाथ ने 500 का नोट दिया था, उसने अपनी पूरी दुनिया उस हाथ में सौंप दी थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो वी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और